नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं पूजा नरुका। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पट्टे के पहली बार आवेदन शुल्क शुरू होने लेकर जनता नाराज। पार्षद बोले 3 साल पुराने 2000 पट्टा आवेदन आज तक पेंडिंग। जिले में आपराधिक घटनाओं को लेकर अलवर सांसद हुए सुर्ख। राजस्थान को तालिबान नहीं बनने देंगे, बोले बालकनाथ। मानसून के जंगल से गायब हुई युवती का अब तक नहीं चला पता। डॉक्टर की युवती के उठा ले जाने पर अब मुलक है फरार। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हुए अनेक कार्यक्रम। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का बताया महत्व। अब खबरें विस्तार से। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं इस मौके पर पूर्व सांसद महंत चांदनाथ से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी इस मौके पर जानकारी दी। साथ ही इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ ने प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए और साफ तौर पर अलवर सांसद का कहना था कि गोली के बदले गोली से ही अपराधियों को जवाब पुलिस द्वारा दिया जाना कानूनी दृष्टिकोण से उचित है। दूसरी तरफ अलवर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद महोदय उन आंकड़ों को देने से बचते रहे जिन आंकड़ों के आधार पर अलवर में धर्म परिवर्तन किए जाने के सांसद महोदय आज तक दावे करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा अपराधियों की रोकथाम को लेकर भी हो रही फैली अव्यवस्था पर भी सांसद बालकनाथ ने जमकर निशाना साधा। हम आपको न्याय करके दिखाएंगे। राजस्थान की जनता के अंदर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से एक अच्छे वातावरण का माहौल का यहाँ पर राजस्थान में संचार होगा और राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा और किसी भी प्रकार से भय के माहौल से हम राजस्थान को मुक्त करेंगे। धर्म परिवर्तन के जो आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, मिनी पाकिस्तान बन रहा है, ये आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं? नहीं, आंकड़े गलत है हमारे। आंकड़े हैं। देखो, आपके गांव के अंदर राशन कार्ड का डाटा उठाइए, मैं आपको देता हूं सारे आंकड़े, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वही वर्तमान में मेरे पास में नहीं है, लेकिन आप मेवात क्षेत्र के डाटा उठाइए कि आज से 10 साल पहले वहां पर कितने मकान थे हिंदुओं के, आज वहां पर कितने हैं। सब लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी टॉप के अंदर जिस प्रकार से लोग हिंदू पलायन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं। हिंदुओं का तो कोई रैकेट नहीं पकड़ा गया जिन्होंने मुस्लिम से किसी को हिंदू बना दिया हो। हिंदू से मुस्लिम बनाने करने को रैकेट पकड़े गए। देखो, हम एक अच्छी व्यवस्था देंगे, ऐसा वातावरण ही हम नहीं बनने देंगे जिसमें किसी को हिंदू बनना पड़े या किसी को मुसलमान बनना पड़े। अभी तक नेमचंद वाले मामले में क्या अपडेट है? अभी सरकार बताएगी, इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए, माननीय विधायक जी ने जो कहा, उन्होंने जैसा कहा वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये दिख रहा है राजस्थान में, ये वीडियो में दिख रहा है, पूरा लाइव दिख रहा है। ये नहीं कि बनावटी बातें हैं या ऐसा मैं सोचता हूँ, लाइव दिख रहा है, सरेआम दिन दहाड़े दिख रहा है कि किस प्रकार से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा देखने को राजस्थान में पहले कभी कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई घटना होती, कोई बहुत बड़ा गैंग होता, तब कभी दिखने को मिलता था। आज हर महीने ऐसी घटनाएं पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही हैं कि सरेआम अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं। अभी भरतपुर में एक डॉक्टर दंपति की हत्या हुई आप सबकी आंखों के सामने, किस प्रकार से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल रोक के उसको सरेआम रोड पर चलते हुए उनको गोली मार कर गए। हमारी वहाँ की सांसद पर अटैक होता है, उन पर हमला होता है। अनेक यहाँ पर जो है कि बालेटा के अंदर एक गरीब परिवार को जो उसकी खुद की ज़मीन है, उसके रिकॉर्ड में उसके नाम से ज़मीन है, लेकिन वो बाहुबली जो है कि आते हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और उसको मार जाते हैं, सरेआम दिन दहाड़े मार जाते हैं। यहाँ पर रेप हो रहे हैं सरेआम। वो रेप के बाद में रेप ही नहीं, उसके बाद में जिनकी पीड़िता का रेप हुआ है उसके पिता को भी मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है। लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है भय के माहौल के अंदर। इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में देखने को लग रहा है, मिल रहा है, लाइव दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। तो इसकी तुलना जिस प्रकार से टीवी में देखते हैं कि वहाँ अफगानिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर से लटका कर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटका कर लोगों को फांसी दी जा रही है, सरेआम महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर बंदिशें लगाई जा रही हैं।
तो वैसा ही माहौल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति कह रही है राजस्थान की कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है। राजस्थान में इस प्रकार का तांडव आज जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा रचा जा रहा है, अपराधियों के साफ साफ संरक्षण है इस सरकार के नेताओं का, कांग्रेस के लोगों का, तभी अपराधियों का इतना हौसला बुलंद है कि वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और रहा सवाल कि ये बाहर के राज्य से यहाँ पर अपराधी आते हैं, तो देखो दम होना चाहिए उनको लाने का, उनको वहाँ पर पकड़ने का, या उनको वहीं से ऊपर का रास्ता दिखाने का। ये दम माननीय प्रधानमंत्री जी में है, ये दम योगी जी में है। चाहे वो अपराधी मध्य प्रदेश में चले जाए, चाहे वो राजस्थान में चले जाए, चाहे वो बंगाल में चले जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, उसको वहीं से पकड़ के लाते हैं, उसके बिल से निकाल कर और उसका उचित न्याय करते हैं। ये दम जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी में है। जो आतंकी बाहर के देश में आकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो उनके देश में जाकर उनके क्षेत्र में जाकर एयर स्ट्राइक कर उनका संहार करते हैं। तो आपके पास संवैधानिक ताकत है, आप जाइए, जहाँ भी अपराधी छुपे उनको पकड़िए, उनको लाइए, उनको उचित कानून व्यवस्था के अनुसार उनको सजा दिलवाइए और राजस्थान की जनता को भयमुक्त कराइए। ये तो आप मीडिया बंधुओं ने कुछ दिन पहले अखबार में छपा है ना कि किस प्रकार से बहरोड और नीमराणा में उद्योग पलायन पर है। उद्योगपति खुद कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हफ्ता वसूली की जा रही है, हमसे हफ्ता मांगा जा रहा है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने जो 3 यूनिट लगानी थी उनमें से 1 यूनिट ही वो लगा पाए, 2 यूनिट लगाने का उनका विचार अब स्थगित हो चुका, वो पलायन कर चुके। ये तो डाटा कह रहा है। ऐसी व्यवस्था पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो ये व्यवस्था राजस्थान में आज जो सत्ता के अंदर लोग बैठे उनकी जिम्मेवारी है कि वो राजस्थान को संभाले, और हम राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के लोगों के न्याय के लिए, उनके संरक्षण के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग वर्तमान में सरकार चाहेगी, हम निरंतर उनके साथ मिलकर राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हम हर कार्य करने को तत्पर हैं। महाराज जी, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो क्या अपराधी का एक ही हाल है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा उचित कानून व्यवस्था के अनुसार उनको न्याय दिलाने का काम करें, लेकिन जनता को न्याय दिलाने का काम करे, उनको सजा दिलाने का काम करे। लेकिन यूपी में तो एनकाउंटर खूब चर्चा है। नहीं, एनकाउंटर होना, उसका एनकाउंटर होने की कोई कारण रहा होगा, तभी एनकाउंटर हुआ है। और एनकाउंटर जिसका हुआ है उस व्यक्ति का क्या, उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा सा संज्ञान ले ले कि वो व्यक्ति कौन था, क्या कार्य थे, किन कार्यों में लिप्त था वो। और जो हुए हैं तो वो संवैधानिक दृष्टि के अंदर संवैधानिक कानून की पालना कर उन व्यक्तियों ने कुछ हमला किया होगा, तभी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं। ऐसी जरूरत यहाँ हो नहीं, जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं, अगर अपराधी पुलिस पे फायर करेगा तो पुलिस वाला क्या चुप बैठा रहेगा? लेकिन पुलिस वाला डरा हुआ है आज के समय पर राजस्थान का। अभी आपने देखा कुछ समय पहले एक अलवर के ही जवान को गोली लगी थी पैर के अंदर, जो कुछ गो तस्करों ने उन पर फायरिंग की थी। मैं मानता हूं कि अगर उस समय जब पुलिस पर फायरिंग हुआ और पुलिस ने उनको वापस गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए था, तो ऐसी घटनाएं रुकती। पुलिस पर जब फायरिंग कर सकते हैं तो क्या पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती? मैं यही कह रहा हूं ना, अगर पुलिस को लगता है कि अपराधी पुलिस पर काउंटर अटैक कर रहा है या किसी व्यक्ति पर फायरिंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए पुलिस को हर कदम उठाना चाहिए। एक आम व्यक्ति को भी उठाना चाहिए। अगर मैं वहां पर होता, आप वहां पर होते, तो मैं जो कर पाता वो मुझे करना चाहिए। आज एक स्टेट के मिनिस्टर ने कहा कि रेप करने वाले जो मिलते हैं तो उनका सरेआम एनकाउंटर कर देना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा है। नहीं, वो देखो, कानून को कभी किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून ने जो हमें संवैधानिक कानून ने व्यवस्था दी है और कानून ने जो हमें न्याय दिया है, उस न्याय की पूर्णतः पालन कर उसको हमें कर्तव्य भाव से निर्वाह करना चाहिए। और कानून ही कहता है कि अपराधियों को किस समय पर, किस व्यवस्था के अनुसार, किस घड़ी में कैसा जवाब देना है, उसका कानून के मुताबिक ही जवाब देना चाहिए। जहाँ भी अपराध बढ़ता है वहाँ सिर्फ सरकार का फेलियर है या और कोई कारण नहीं? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर होता है जहाँ भी अपराध बढ़ता है। इसमें आप किसी को, मेरे को या किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। सरकार की जैसी मानसिकता रहेगी वैसा ही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बीज हम काटेंगे। धर्म मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले साल कोरोना से लेकर और पिछले मार्च से कोरोना से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की, देश की सेवा की है कोरोना काल के अंदर, वो सब आप पत्रकार बंधुओं से छुपी नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर और अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे। जहाँ जिसे स्वास्थ्य की आवश्यकता थी तो उसको स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराकर, जहाँ जिसे भोजन की आवश्यकता थी उसको भोजन व्यवस्था करवाकर, और जहाँ जो भाई बंधु मजदूर भाई जो यहाँ पर थे जिनको अपने गांव में जाना था या किसी इमरजेंसी कार्य से, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सार्थक करते हुए सेवाई संगठन के इस कार्य को, सेवाई समर्पण अभियान को पूरी निष्ठा भाव से, पूरे कर्तव्य भाव से उसको निभाने का काम किया। उसी संदर्भ में अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री न केवल भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री अपितु पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के हैं। इस बात का गर्व हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो है ही, उसके साथ साथ में 135 करोड़ भारतवासियों को भी है और होना भी चाहिए कि आज उनके प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। ऐसे व्यक्तित्व का आने वाली 17 तारीख को जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस के दिन से प्रारंभ सेवा और समर्पण अभियान को भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम के रूप में संचालित करेगी, चलाएगी, और इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अनेकों सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जनता तक अपनी सेवा को पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। आपने संगठन अनेकों देखे होंगे, अनेकों वॉलंटियर संस्थाएं देखी होंगी जो समय समय पर आपदा के क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए अपना कार्य करती हैं, लेकिन एकमात्र भारत की राजनीति में एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक संगठन के साथ साथ में जनता की सेवा में, दुख की घड़ी में, हर घड़ी में, विपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होता है और उसका सहयोग करता है। उसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के निर्देश पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोरोना जैसी विपदा को समझकर आने वाले भविष्य में से कभी भी कोई देश के अंदर कोई स्वास्थ्य आपदा आए तो स्वास्थ्य वॉलंटियर का भी संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनको प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के साथ में जो प्राइमरी इलाज वो उस समय पर अपने गाँव में, अपने मंडल में लोगों का कर सके, ऐसी सुविधा उनको, एक ऐसी किट भी दी जाएगी और ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि समय पर जो जहाँ पर है वहीं पर ही लोगों को एक सेवा कर उनके स्वास्थ्य को बचाया जा सके, उनके स्वास्थ्य में लाभ दिया जा सके। उसी भाव से आप सब जानते हैं कि आने वाले 17 सितंबर को हमारे अलवर से पूर्व सांसद, बहरोड से पूर्व विधायक और मेरे पूज्य गुरु महाराज जी महंत श्री चांदनाथ जी का स्मृति दिवस के रूप में हर साल हम अलवर में मनाते हैं। पहले स्मृति दिवस से लेकर अब तक चौथा स्मृति दिवस जो आने वाली 17 तारीख को है, हम हर साल कार्यक्रम अलवर के विभिन्न स्थानों पर करते रहे हैं। इस दिन हम ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं, स्वास्थ्य कैंप भी करते हैं, उसके साथ साथ में हवन का भी आयोजन करते हैं और कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए जो हमारी भारत सरकार ने और या राजस्थान सरकार ने जो कोरोना की गाइडलाइन दी है उनका पालन करते हुए इस वर्ष हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। पिछले वर्ष हमने संघ कार्यालय में कार्य किया था, उससे पिछले वर्ष हमने बाबा भर्तृ जी के वहाँ पर भंडारा किया था, उससे पिछले वर्ष हमने जो है कि बहरोड के अंदर कार्य किया था। ऐसे अनवरत ये कार्य निरंतर आगे भी चलता रहेगा। और स्वास्थ्य कैंप जो मैंने आपसे चर्चा की, स्वास्थ्य कैंप हमने संघ कार्यालय में बात की थी तो उनसे भी बात आई थी। तो स्वास्थ्य कैंप हम हर साल बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कॉलेज की ओर से अलवर के अंदर जो महंत चांदनाथ जी का औषधालय जो हमारे संघ कार्यालय पर खुला है, उस कार्यालय के ऊपर साल में 2 बार हम बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय की ओर से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करेंगे। आगामी जो भी तिथि तय होगी, हर साल वही तिथि रहेगी, वही महीना रहेगा, 6-6 महीने के अंतराल पर उसमें स्वास्थ्य की चिकित्सा के हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आयुर्वेदिक कैंप रहेगा, उसमें दवाई भी सब निःशुल्क दी जाएगी। तो वो स्वास्थ्य कैंप जो हम आगामी समय पर करेंगे। कल के 17 तारीख को जो पूज्य महाराज जी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप और हवन का कार्यक्रम बाबा हीरानाथ जी के आश्रम पर रहेगा। मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से संदेश अपने अलवर क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग पहुंचे, रक्तदान करने के लिए पहुंचे और कोरोना की गाइडलाइन को विशेषकर पालन करते हुए इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को, जो कि स्वर्गीय महंत श्री चांदनाथ जी की पुण्य स्मृति में है और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, इन दोनों ही
इन दोनों ही विभूतियों को, इन दोनों ही हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और महेंद्र श्री चांदनाथ जी की स्मृति के अंदर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आपका और कोई सवाल हो तो आप। गांधी जयंती की वर्षगांठ एवं सत्याग्रह सप्ताह के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्नी का बड़े स्कूल में महात्मा गांधी एवं आजादी के नायकों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रत्येक भारतीय को हमारे बापू पर गर्व होना चाहिए। संपूर्ण विश्व में अगर सबसे ज्यादा स्टैचू लगे हैं तो महात्मा गांधी के हैं। इस अवसर पर उप जिला शिक्षा अधिकारी मनोहर, गांधी विचारक अतुलनाथ योगी, किशोर सैनी, प्रधानाचार्य महादेवी परेवा ने छात्रों को गांधी के आदर्शों की अनुपालना के लिए प्रेरित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष पर और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम पिछले 2.5 सालों से आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें तमाम अलवर जिले के सारे गांधी कार्यकर्ता सारे विभागों से सहयोग कर सारे कार्यक्रम बहुत शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें हम सभी का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से भारत देश को आज़ादी मिली, क्रांतिकारियों ने, वीर सपूतों ने किस तरह देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और शांति अहिंसा के माध्यम से जो अंग्रेज़ों को बाहर भगाया, तो वो सारी की सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के प्रेरक प्रसंग और हमारे क्रांतिकारियों के बारे में जन जन तक को पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। इस अगस्त क्रांति सप्ताह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगस्त में कार्यक्रम हुए, फिर सितंबर में कार्यक्रम है और फिर अक्टूबर में कार्यक्रम है। तो सितंबर में लास्ट कार्यक्रम अब संबोधित हुआ है। यहाँ मन्नी के बड़े स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम आला अधिकारी उपस्थित थे और जो शानदार जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर और क्रांतिकारियों के ऊपर जो निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तृतीय स्थान वालों को पुरस्कृत किया। और इसके बाद में 17 तारीख को प्रताप ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सत्याग्रह समापन का। इसके बाद अक्टूबर में कार्यक्रम वापस शुरू होंगे, गांधी सप्ताह का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। लगातार 2023 तक महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के लोक देवता बाबा भरतरी और पांडुपोल का लक्की मेला कोविड की वजह से नहीं भरा। श्रद्धालुओं ने अपने घर पर ही जोत देखकर मन्नतें मांगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर उपखंड मालाखेड़ा और उपखंड थानागाजी की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर के अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के आने पर समझाइश कर उन्हें रोका गया। भरतरी के मठ तक श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए और दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रही। पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गश्त करते नजर आए। अलवर से जयपुर की ओर जाने वाले वाहनों का मार्ग डाइवर्ट कर कुशलगढ़ से नारायणपुर की ओर रखा गया। यहाँ स्थायी रूप से चौकी स्थापित करके कंट्रोल किया गया है। भरतरी बाबा का आज का मेला भरना था, लेकिन प्रशासन ने रद्द कर दिया गया है और श्रद्धालु से हमारी यही विनती थी कि अब बाबा भरतरी के घर पर ही बैठ करके जो अर्चना करें। हम सुबह शाम आरती पूजा ही करते हैं। बाबा भरतरी के पट बंद है। तो श्रद्धालु से क्या कहेंगे? श्रद्धालु से ये कहते हैं कि भाई घर बैठ कर ही बाबा की मन्नत पूरी करो। वहीं दीपक लगा करके बाबा के जो चूरमा वगैरह बना करके वहीं भोग लगाया जाएगा। आज के दिन मेले के बाद मेले भरने वाला था। मेले कहाँ से श्रद्धालु आते थे? श्रद्धालु बाहर से आते हैं, बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड तक के लोग आते हैं। तो अगली बार क्या अरदास? बाबा भरतरी का हमारी यही अरदास थी कि बाबा भरतरी का मेला, ये महामारी है, ये खत्म हो जाए और अगले साल बाबा का लक्की मेला जोरदार बने। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के तत्वावधान में पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों से अलवर आ रहे सर्व समाज के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही परीक्षा केंद्र सहित रेल बस से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा एवं जगराम पहलवान ने बताया कि 13 से 15 सितंबर तक आयोजित होने परीक्षा में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। सनद रहे युवा ब्राह्मण सभा परिवार ने कोरोना के दौरान भी आमजन के सेवार्थ रसोई चलाई थी। ऐसा ही परीक्षा में आते समय 4 अभ्यर्थियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त कर शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। 13 और 14 सितंबर को टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, पाली एवं बांसवाड़ा से अभ्यर्थी आश्रय स्थल पहुंचे। युवा ब्राह्मण सभा परिवार के संयुक्त तत्वावधान में विगत 3 दिनों से यहाँ पर जो अलवर शहर में जो अभ्यर्थी आ रहे हैं
विभिन्न जगह से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, यहाँ पर कोटा से, बीकानेर से, भीलवाड़ा से, पाली से, उदयपुर से जो अभ्यर्थी यहाँ पर जिले में आए हैं, सर्व समाज के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सभी बच्चों को यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए, हमारी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, रहने की, ठहरने की और भोजन की। ये व्यवस्था यहाँ पर ब्राह्मण सभा परिवार की तरफ से की गई है। खैरतल नगर पालिका की ओर से औषधि पौधों का वितरण किया गया। यह पौधे स्कूलों में वितरित किए गए। इंदिरा हैप्पी स्कूल के निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए औषधि के पौधों का बहुत महत्व है। नगर पालिका से मिले पौधों का विद्यालय के विद्यार्थियों को वितरित किए गए। इस दौरान विद्यालय की फाउंडर इंद्रपाल खुराना, प्राचार्य डॉक्टर ज्योति, पारुल तिवारी, नीलिमा वापरानी, नीतू शर्मा, मंजू गुप्ता आदि मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम समन्वयक दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के अवसर पर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हिंदी के शुद्ध प्रयोग का संकल्प लिया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने कहा कि हिंदी भाषा संस्कृति की परिचायक है। संकाय सदस्य राजवीर सिंह मीना ने हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग के प्रति प्रेरित किया। संकाय सदस्य डॉक्टर विजय गुप्ता ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए अपनी भाषा में पारंगत होना चाहिए। जिले के कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम मैंथना के जंगल में स्थित तपसी मंदिर में रहने वाले साधु श्यामदास महाराज और उनके अनुयायी पर देर रात्रि सरिया, फरसे व लाठी से जान से मारने की नियत से हमला, घायल कर 1.5 लाख रुपए, मूर्तियों से सोने चांदी के मुकुट और अन्य कीमती सामान ले गए। सुबह ग्रामीणों को जानकारी मिली और घायल श्यामदास साधु को गंभीर हालत में कठुमर सीएससी में उपचार के लिए लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर साधु श्यामदास को अलवर के लिए रेफर कर दिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो इनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेश सिंह के अनुसार रणजीत सिंह निवासी जहानपुर को 28 लीटर हथकढ़ शराब के साथ बाइक सहित गिरफ्तार किया है। हरसोरा थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा के अनुसार बाबा गैंग सरकार के सक्रिय सदस्य कमलेश उर्फ भिल्ला निवासी मग्गू कबास को गिरफ्तार किया है। कमलेश ने अपने साथियों के साथ स्कॉर्पियो को ट्रक के आगे लगाकर रुकवा लिया था और ट्रक ड्राइवर के 8 लाख से भरे बैग को लेकर
फरार हो गए थे। इस मामले में पूर्व में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंग के सदस्य ट्रकों का स्कॉर्पियो से पीछा करते हैं और ट्रक को रुकवाकर नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है। राजगढ़ थाना प्रभारी विनोद सामलिया के अनुसार नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी दलबीर को गिरफ्तार किया है। हिंदी दिवस पर मौलिक लेखन के क्षेत्र में 8वीं बार राष्ट्रपति से राष्ट्रीय राजभाषा गौरव से पुरस्कृत सुबे सिंह यादव व डॉक्टर सत्यभान यादव का टपुकड़ा पहुंचने पर भाजपा युवा नेता अनूप यादव के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। उनके साथ किशनगढ़ के पूर्व विधायक रामहेत यादव का भी स्वागत व अभिनंदन किया गया। ग्राम पंचायत टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश गर्ग, पूर्व सरपंच राम सिंह यादव व किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि नरेश जांगिड़ ने पगड़ी बांध व पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। भैरोड का रहने वाला हूँ। घूपसेड़ा गांव है, सुबे सिंह यादव। और मैंने मेरा व्यवसायिक जीवन प्राध्यापक अर्थशास्त्र के रूप में प्रारंभ किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, साउथ कैंपस से। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय अलवर में आया। उसके बाद अजमेर, फिर बैंक में अर्थशास्त्री होकर गया और सहायक महाप्रबंधक और शिक्षण प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। आज आपको 8वीं बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, इसके बारे में बताएं। मेरा मौलिक लेखन में शुरू से ही रुचि रही, आरंभ से ही। जैसे मैं टीचिंग में था तो मैंने क्रिएटिव रचनात्मक साहित्य की रचना की है। उसके लिए मौलिक पुस्तक लेखन की 2 विधाएं हैं। एक तो राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान और दूसरी पहले इंदिरा गांधी राजभाषा के नाम से था, अब वो है राजभाषा गौरव अवार्ड पुरस्कार। तो दोनों में मैंने ओरिजिनल यानी मौलिक लेखन किया। उसके लिए ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार आपको कब मिला था? 1993 में पहली बार मिला। उसके बाद 1996 में दूसरी बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने प्रदान किया, दोनों बार। फिर मैडम प्रतिभा पाटिल, उसके बाद गृह मंत्री भारत सरकार पाटिल थे, मिस्टर पाटिल थे, महाराष्ट्र शिवराज पाटिल। और फिर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ऐसे करते करते अनेक लोगों ने। जिस समय आपको पहला पुरस्कार मिला उस समय क्या महसूस हुआ था आपको? बड़े गौरव का महसूस हुआ था। मेरे और मेरे संस्थान को भी बड़ा गर्व हुआ था, क्योंकि उस समय केवल 3 लोगों को पुरस्कार मिलता था, 3 ही पुरस्कार थे। आज तो तकरीबन 6 हैं। उस समय हम बहुत गिने चुने लोगों को मिलता था और कुल 30 हम लोग बैठते थे उसमें। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेते ऐसी 3 लाइनें होती थी। तो बड़ा ही एक अनूठा अनुभव हुआ। और भारत के गृह मंत्री उस समय थे शंकरराव चौहान। वो जाते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कक्ष में और 5 मिनट पहले उनका एस्कॉर्ट करके लाते हैं। गृह मंत्री का होना राष्ट्रपति जी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनकी मूवमेंट को निर्धारित करता है पुरस्कार में। और उस समय गृह राज्य मंत्री थे मिस्टर PM सईद और गृह उप मंत्री थे सीताराम रामलाल राही। तो इन तीनों की गरिमा उपस्थिति में शंकर दयाल जी ने मुझे अवार्ड पुरस्कार दिया था। तो अंत में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस खुशहाली रहे देश में, सुख समृद्धि शांति रहे, ये मेरा देशवासियों के नाम संदेश। ततारपुर ग्राम पंचायत के नारंगी श्रीराम गुप्ता बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ततारपुर को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए जाने पर ततारपुर ग्राम पंचायत वासियों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर ततारपुर सरपंच बिल्लू यादव, उप सरपंच रणधीर चौधरी, टोनी चौहान, रोहिताश्व, अशोक मीणा, रवि, पंच प्रहलाद सिंह चौहान, राजेंद्र यादव और BMS ग्रुप के चेयरमैन ऋषि यादव मौजूद रहे। पावटा के निकटवर्ती ग्राम बड़नगर में देर रात 2 गोवंश आपस में लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी LSA गोविंद भारद्वाज को दी। सूचना पर भारद्वाज ने ग्रामीणों के सहयोग से पहले घायल गोवंश को बाहर निकाला और उसका उपचार किया। उपचार के बाद गोवंश खड़ा होकर चला गया। दूसरे गोवंश ने कुएं में गिरते ही दम तोड़ दिया था, जिसे निकलवाकर ग्रामीणों ने दफना दिया। डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा ने बताया
बताया कि मनुष्य अपनी पीड़ा बोलकर व्यक्त कर सकता है, ये बेजुबान अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते, इनका जीवन बचाना ही धर्म है। इस मौके पर डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, महेश बैराठी, नाहरमल यादव, श्रीराम, बजरंग, उमराव, सुनील, राकेश जांगीर, रणधीर, दिव्या शर्मा, प्रकाश और अन्य लोगों ने गोवंश को कुएं से निकलवाने में मदद की। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ देखते रहिए अलवर न्यूज। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रैनी उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश होने से सड़कें क्षतिग्रस्त होने से सड़क में गहरे गड्ढे बन गए हैं। क्षतिग्रस्त सड़क मार्गों से ग्रामीणों को भारी परेशानी होने लगी है। ग्रामीणों के अनुसार नेता चुनाव से पहले घोषणाएं अवश्य करते हैं, लेकिन जीतने के बाद विकास कार्य करवाने को भूल जाते हैं। संबंधित विभाग भी सड़कों की गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। रैनी उपखंड क्षेत्र में सर्व समाज हेल्प टीम ने गरीब परिवार की आर्थिक मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। पाड़ा गांव निवासी विश्राम बलाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके कारण उसका गरीब परिवार कर्ज में दब गया। टीम के करीब 2 लाख एकत्रित कर विधवा अनीता देवी की 4 बेटियों के नाम FD करवाई है। आपके मिशन में धन्यवाद देता हूँ। आपने जो गरीब की हेल्प करी है, मैं इसका आपका आभारी हूँ। और जो जन कल्याण योजना है, समाज कल्याण विभाग से जो भी होगा उसको मैं पूरा सहयोग करूंगा। चारों बच्चियों के नाम 1000 रुपये, उसके विधवा के नाम पे 1000, 5000 रुपये महीने की तनख्वाह मैं बनवा दूंगा। ये मेरा बात है। ठीक है। जो भी जन कल्याण योजना में पूरा सहयोग कर। सभी ग्रामीण बंधु गांव पाड़ा, जिसमें विश्राम मिशन सर्व विश्राम भलाई पाड़ा, इनका आकस्मिक निधन होने पर यहाँ के ग्रामीण युवाओं ने हमारी सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक मिशन चलाया, जो 7 नौ को शुरू किया और 13 नौ को समाप्त किया। आज उसका समापन किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन पे, गूगल पे से टोटल 1,65,255 राशि कलेक्ट हुई और अनीता देवी सोम पीड़िता के खाते में 27,745 रुपये आए और नगद सहयोग 10,200 रुपये
तो टोटल सहयोग 2,03,200 रुपये का कलेक्ट हुए, जिसे आज संपूर्ण ग्राम निवासी की उपस्थिति में चेक व नगद राशि के रूप में दे दिया गया है, जिसमें से चारों बच्चियों के नाम 45,000 रुपये की FD कराने का निर्णय लिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ गांव के सरपंच और उपस्थित सक्रिय ग्राम निवासियों को दी गई है। वो अपनी जिम्मेदारी निभा के ग्रुप में डालेंगे। और इसके साथ ही रस्म खर्च के लिए टोटल 23,200 रुपये दिए गए इनके रस्म खर्च के लिए। और उच्च सहयोग इसमें 5100 रुपये रणजीत रॉयल एकेडमी पाड़ा का रहा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गांव के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक गरीब परिवार की हेल्प की और एक अच्छी मुहिम चलाई। उसमें हमारी राजगढ़ सर्व समाज हेल्प टीम के सभी सक्रिय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, जिन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और मिशन को सफल बनाया। और मैं भविष्य में मैं भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, तो हमारी टीम यदि संकट के समय हमेशा साथ रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माचाड़ी कस्बे के धाकड़ कबास में पूर्व विधायक श्रीमती गोलमा देवी व पार्षद नवल योगी ने वर्ष 2018 में गौरव पथ निर्माण का उद्घाटन किया था, लेकिन गौरव पथ बन जाने के बावजूद नालियों के नहीं बनाए जाने की वजह से पानी के निकास की समस्या बनी हुई है। घरों का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है, जिससे विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में धाकड़वास के ग्रामीण ने ग्राम पंचायत, रैनी उपखंड अधिकारी, रैनी तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक को जानकारी दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। संबंधित अधिकारी सड़क की पैमाइश भी कर चुके हैं। सारा गांव को पानी बास मार रहे। कैसे आता है, क्यों आता है? नलन को पानी सवेत को कर रखे तो जोड़ी में जाओ वहाँ कोई इत को कर दियो। फिर इसका क्या कारण है? नाले को पानी जो बाहर दूर जाना चाहिए वहाँ भी इत को आ रहे। तो इसका निकास क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? निकास ना हो रहा, तहसीलदार कर गए एक बार, पंचायत समिति ने पैसा इशू कर दिया, वहाँ के बाद भी बोर करवा दियो 100 फुट को। तो ग्राम पंचायत में भी आपने एप्लीकेशन शिकायत दे रखी है क्या? अरे कई बार केस हो गया, शिकायत कहीं तहसीलदार जी आ गए कई बार। तो ये मतलब न तो नाली निर्माण हो रही, नहीं ये सब मतलब नाली निर्माण हो, हाँ नाले को पानी आगे कहाँ जाए और यहीं को ना जाए बात कोई पानी डिस्पोजल के लिए जगह, पानी जो ऊपर गांव को बाहर जाना चाहिए, जोड़ी की तरफ जाना चाहिए, वो पानी उधर मुड़ना चाहिए नहीं, निकास ही नहीं है। तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आपका क्या आगे कदम के रहेगा? आगे कदम फिर केस करेंगे, कहीं करना केस लड़ाई झगड़ा होगा तो आपस में बंद करेंगे। अतिक्रमण कर रखे, पानी बड्डान में चले जाए, बड्डान में अतिक्रमण कर रखे सारा खेत वाला ने। एक बार अतिक्रमण फैला हटवा दियो, फिर नाप तोल हो गई, जान नोटिस दे दिया पंचायत में, लेकिन वहाँ के बाद फिर अतिक्रमण कर दिया, पानी सीधो रोड पर यहाँ आ रही। कोतवाली थाना अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी अट्टा मंदिर के पीछे रहने वाले प्यारे लाल की 2 बेटियों का आपस में झगड़ना उस वक्त महंगा पड़ गया जब झगड़े के कुछ देर बाद उनकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बेटी प्रिया बेसुध अवस्था में कमरे के बेड पर मिली, जिसे तुरंत बाद बेसुध बड़ी प्रिया को उसके परिजन उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल सोलंकी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक मौके पर पहुंचे और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस इस मामले में मृत्यु के कारणों की जांच भी कर रही है। समय करीब 2 बजे के आसपास कंट्रोल से सूचना मिली कि एक 12 साल की बच्ची सोलंकी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है दौरान इलाज। इस इत्तला पर मैं सोलंकी हॉस्पिटल पहुंचा। सोलंकी हॉस्पिटल से मालूमात किया तो उन्होंने बताया कि 12 साल की बच्ची प्रिया नाम की, प्यारेलाल की लड़की, जाति माड़ी, निवासी हैं ये इंदिरा कॉलोनी अट्टा मंदिर के पीछे। बच्ची 9th क्लास से पढ़ने वाली बच्ची थी। उनसे पूछताछ की तो प्यारेलाल जी ने बताया कि मेरे दोनों लड़की आपस में झगड़ा हो गया था इनमें, और झगड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद में ये बेड पे मृत अवस्था में मिली और मृत्यु का कारण का कोई पता नहीं है, जिसकी लाश को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में लाकर रखाया गया।
और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। दोनों बहनों में हुआ झगड़ा? दोनों बहनों में आपसी झगड़ा होगा। बता, छोटी छोटी बच्ची हैं, एक तो 12 साल की है, एक 15 साल की है। इन दोनों में झगड़ा हुआ बताया आपस में किसी बात को लेकर बच्चों में। तो मृत्यु का कारण का भी पता नहीं है, कैसे मरी है, हैंगिंग से मरी है या कैसे, ये पता नहीं। इसकी जांच जारी है। कोतवाली थाना अंतर्गत सब्जी मंडी के समीप बख्तल की चौकी निवासी एक महिला जसविंदर कौर के साथ अज्ञात 2 युवकों द्वारा सोने के कुंडल पार किए जाने की घटना प्रकाश में आई है। वहीं इस तरह की घटनाएं पूर्व में शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत भी घटित हुई हैं। लेकिन जिस तरह घटना से जुड़ी पीड़ित महिलाएं बार बार यह कहती है कि वह कुंडल बड़ी आसानी से उनसे लेकर चले गए और उन्हें पता भी नहीं पड़ा, यह अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला रहता है। गौरतलब है कि कुछ लालच के चलते भी कई बार अपने पास मौजूद पैसे व सोने के आभूषणों को दोगुना करने के चक्कर में भी लोग ऐसे ठगों के चक्कर में अक्सर फंस जाते हैं। लेकिन जब बात खुलती है तो उसे सच्चाई को बता पाने में शर्मिंदगी महसूस करने के चलते अक्सर चुप रह जाते हैं और मामले को अलग ही तरीके से पीड़ितों द्वारा लाया जाता है। खैर, कोतवाली पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही संदिग्ध युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। ये पता ही नहीं पाया, उसने 10 रुपए में उसको एक भिखारी सा लग रहा था, उसको देने लगी तो वो बोलता मेरे को 50 रुपए दो। तो मैंने उसको 50 रुपए दे दिए निकाल के, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उनके पीछे पीछे मैं भी आ गई। तो बरसात आई है तो इतने में मैं उधर खड़ी हो गई, वो भी खड़े हो गए। उसके बाद मेरे को पता नहीं कब बालियां निकाली हैं कानों में से, कब नहीं निकाली। अच्छा, तो उसके बाद नहीं पता मेरे को। तो कौन सी जगह की बात है ये? यही मार्केट की है। अच्छा, हाँ। तो क्या पहले से पीछे लग रहे थे, क्या था? पता ही नहीं मेरे को, तो इधर ही मिले हैं, ये सब्जी मंडी के बगल में। अच्छा, क्या नाम है आपका? जसविंदर। कहाँ से आए हैं आप? बख्तल चौकी पे। अच्छा, क्या करने के लिए आए थे बाजार में? यही चप्पल जूते ही लेने आए थे, और क्या लेने आए थे। अच्छा, अकेली थी आप? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था आपके साथ कि भाई आप जा रहे थे बाजार में? हाँ। फिर मैंने की थोड़ी सब्जी ले लूं, इतने में आने लगी तो वो पीछे ही लग गए। पता ही नहीं लगा किस टाइम निकाली है किस टाइम नहीं। कितने लोग थे? 2 थे वो। क्या बाइक पे थे? नहीं, वैसे पैदल थे। अच्छा, खाने के लिए पैसे मांग रहे थे वो। अच्छा, उन्होंने क्या दिया आपको? कुछ नहीं, ये दे गए हैं, रुमाल थमा गए हैं हाथ में। अच्छा, रुमाल में क्या है? ये कंकर रोड़े से है। अच्छा, तो ये सोने के कुंडल थे आपके? हाँ, सोने के थे। पैसे कितने ले गए? पैसे 200-250 होगा, बस इतने के, ज्यादा नहीं थे पैसे। तो क्या कोई दवाई वही सुंघाई, क्या हुआ? मैं पता ही नहीं, मैं तो उधर खड़ी हूँ, चक्कर सही आया मेरे को, उधर ही बैठ गई हूँ। क्या करा क्या नहीं करा, कुछ जादू चलाया है, क्या करा है। ये तो 20 साल का था एक तो। चेहरे में कैसे लग रहे थे? पागल जैसे लग रहा था बिल्कुल, जब भी तो पैसे देने। नहीं, कुछ नहीं थी दादी वादी। बानसूर में एक 22 वर्षीय युवती को बघेरा उठा ले जाने का मामला सामने आया है। मामला बानसूर के गांव हमीरपुर के पास ढोलाया की ढानी का है, जहां शौच करने गई 22 वर्षीय युवती सुमन को बघेरा उठा ले गया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा बहरोड, किशनगढ़ बास, ताल वृक्ष, रामपुर नाका, हमीरपुर नाका के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं युवती की तलाश के लिए अलवर से वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। साथ ही ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मौके पर पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग की टीम का लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि बालिका की दूसरी बहन के साथ शौच करने गई थी और जहां सुबह सुबह युवती सुमन के पैंथर उठाने की जानकारी होने पर उसकी दूसरी बहन वहां से चिल्लाती हुई घर आई और अपने परिजनों को सूचना दी। वहीं हमीरपुर सरपंच को इसकी सूचना देने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देशन पर वन विभाग की टीम तथा हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जानकारी ली तथा युवती को खोजने के प्रयास के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही मौके से कुछ ही दूरी पर युवती सुमन का दुपट्टा और उसके चप्पल और सूट का टुकड़ा मिला, जिसके आधार पर युवती सुमन की तलाश की गई। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी मौजूद रही। हमीरपुर चौकी प्रभारी बनवारी लाल ने बताया, युवती की तलाश पिछले कई घंटों से जारी है। साथ ही युवती को ढूंढने के लिए अलवर से डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी युवती का कोई पता नहीं लग पाया है। सुबह 7:25 पर मोबाइल से सूचना मिली कि
हमीरपुर के पास रामू सैनी की लड़की सोमन को बगेरा उठा ले गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, वन विभाग को सूचना दी, थाने पर सूचना दी, पहाड़ में तलाश किया, जंगल में, बाकी कोई पता नहीं चला। ड्रोन कैमरे की टीम आई, उन्होंने भी जो है ड्रोन कैमरे से तलाश किया, बाकी अभी पता नहीं चला, प्रयास जारी है। अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अब अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पिछले दिनों कृष्णा टावर स्थित श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार रेस्टोरेंट होटल के संचालक ओम प्रकाश राजपुरोहित को पिस्टल दिखाकर 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले टाइगर गैंग के मुख्य सरगना 5000 के इनामी बदमाश विमलेश और युवराज सैनी को हरियाणा के नारनौल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बदमाश के साथ मौके से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। गौरतलब है कि पकड़ा गया अपराधी पूर्व में प्रताप सिंहपुरा गांव के एक युवक के साथ मारपीट कर 10,000 सहित सोने के आभूषण छीनने के मामले में भी फरार चल रहा था। साथ ही वह भरतपुर के सेवर जेल के बंदी सुधार गृह से भी फरार घोषित है। नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुचरण राम ने बताया कि मुख्य सरगना विमलेश सैनी को पकड़ने के लिए जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया व भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देशन पर टीम गठित की गई थी। इस टीम में पुलिस वृत्त अधिकारी महावीर सिंह शेखावत, कोतवाल जितेंद्र नरवरिया सहित डीएसटी प्रभारी हरविलास चौधरी शामिल थे। पकड़े गए अपराधी की उम्र अभी मात्र 20 साल है। साथ ही वह माधव सिंहपुरा का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में विमलेश सैनी ने बताया कि उसके पिता उसे टाइगर नाम से बुलाते थे, जिसके बाद वो खुद को किसी जंगल का टाइगर समझने लगा और अपने इलाके के लोगों से मारपीट व दादागिरी करने का आदी हो गया, जिसके चलते वह इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में आगे बढ़ते हुए रंगदारी जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। जोधपुर मिष्ठान भंडार नीमराणा में जो 30/8 को फिरौती मांगी थी रंगदारी 20 लाख रुपए की, उसमें 2 मुलजिम 9/8 को बरामद 9/9 को गिरफ्तार हो चुके थे। उसमें मुख्य सरगना जो था युवराज उर्फ विमलेश उर्फ टाइगर सन ऑफ रमेश सैनी, उसको आज हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें हमारे जिला पुलिस की डीएसटी टीम और लोकल थाने की टीम और टेक्निकल टीम का बड़ा सहयोग। कहां से गिरफ्तार हुआ सर? इसको हमारी सर्विलेंस पे था ये, और जो नेबरिंग स्टेट है हरियाणा, वहां से भी हमने इसके बारे में पता किया था और वहीं से इसको डिटेन किया था। सर कितने मामले दर्ज हैं इस पर, किस तरह के? इसके खिलाफ अभी तक 9 प्रकरण दर्ज हैं अलग अलग थानों में, मुंडावर में भी है, नीमराणा में भी है, प्रागपुर में भी है। सर ये हिस्ट्री सीटर बनने की जोड़ थी और किस तरह के लॉरेंस बिश्नोई से भी इनका संपर्क था, किस तरह का? हाँ, ऐसा पूछताछ में आया है कि इसको टाइगर की जो उपाधि है वो जेल में लॉरेंस ने ही दी थी। तो सोशल मीडिया पे भी इसके फोटो वायरल हुए थे लॉरेंस के, तो जो गैंग बढ़ाना चाहते हैं किस तरह का है इसका? बदमाश प्रवृत्ति के हैं और जब भी ये जेलों में जाते हैं तो इस टाइप से सरगना बनाते हैं। पुलिस इस चैलेंज को स्वीकार करती है और इनको तोड़ती रहती है। सर कुछ और भी निकल के आया सामने, कुछ अन्य वारदातों घटनाओं में कुछ? नहीं, अभी तो ये रंगदारी की घटना ही इन्होंने फिरौती मांगी थी 20 लाख की, जिसमें 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए। तो हथियार वगैरह बरामद हुए? हाँ, एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। अलवर शहर में मंगलवार देर शाम वन विभाग से जुड़े क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ 2 बाइक सवार 3 युवकों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर वन अधिकारी को घायल कर दिया गया। वहीं मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। साथ ही इस घटना को लेकर राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी महासंघ से जुड़े सदस्यों ने भी घोर निंदा भी जाहिर की है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मंगलवार देर शाम वह एक अन्य कर्मचारी के साथ ड्यूटी के बाद अपने घर जा रहे थे। इस दौरान कुछ कागजात कार्यालय में भूल जाने के चलते उन्होंने साथ बैठे कर्मचारी को कार्यालय वापस भेजकर संबंधित कागजात मंगवाने का प्रयास किया, जिस पर कर्मचारी कागजात लेने कार्यालय चला गया था। इस बीच 2 बाइकों पर सवार होकर 3 व्यक्ति मुंह कपड़ा बांधकर आए और आते ही उन्होंने पूछा, क्या तुम मनोज यादव हो?
जिस पर मनोज कुमार ने जैसे ही हाँ भरी, उन्होंने धारदार ब्लेड नुमा हथियार से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने संबंधित थाने में दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले की जानकारी होने के बाद राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि इस तरह के हमले न सिर्फ वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ते हैं, बल्कि इस हमले के दौरान यदि किसी संबंधित विभाग से जुड़े कर्मचारी का भी हाथ हुआ तो उसके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत कर उसे पूर्ण रूप से नौकरी से हटाए जाने को लेकर भी मांग की जाएगी। कल हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी मनोज कुमार यादव जी के साथ शाम को ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तो मुंगस्का नर्सरी के पास में जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो मारपीट की और धारदार हथियारों से जो हमला किया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस तरह की घटनाएं कर्मचारियों का मनोबल गिराने के साथ साथ ही एक जिस तरीके से आज घर घर औषधि योजना चल रही है, इस तरीके के कार्य हो रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिराने वाली घटना है। इस संबंध में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएफ साहब से बातचीत करेगा। अगर इसमें किसी भी कर्मचारी या किसी भी स्टाफ का इन्वॉल्व है, मिली भगत है, तो हम उसे सस्पेंड नहीं सीधा बर्खास्त करने की मांग करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। मुंगस्का नर्सरी से शाम को 5:10 पर रवाना हुआ। इस मोपेड से आ रहे थे, मेरा एक कर्मचारी साथ था, मेरे कुछ दस्तावेज वहाँ रह गए थे नर्सरी में, तो मैंने कहा कि आप दस्तावेज ले आओ जल्दी से, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। वो दस्तावेज लेके गए, उसके 5 मिनट बाद ही 2 बाइकों पे 3 जने आए, आके सीधा उन्होंने मेरे से यही पूछा, तू मनोज यादव रेंजर ही है ना? मैंने कहा भाई तुम्हें क्या मतलब है? उनको अभी बताते हैं तुम्हें क्या मतलब है। हाथे पकड़ के ब्लेड से कट मार के बद्दे से मेरे सर बचा रहे। फिर आपने थाने में सूचना दी? हाँ, थाने में सूचना। तो एफआईआर वगैरह करा दी? करा दी। आपको लग रहा है कौन लोग थे, क्या है, किस तरह से आए थे? उन्होंने अपना मुंह बांधा हुआ था। कितने लोग थे? 3 जने थे, 2 बाइक थी, 3 जने थे। तो आपकी कहाँ लगी है? मेरे हाथों पे ब्लेड से मारा। जिले में आए मौसम के बदलाव को देखते हुए जहां मच्छर जनित बीमारियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वहीं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की जांच को लेकर भी सरकारी चिकित्सालय में एलाइजा किट की कमी होने लगी है, जिसके चलते मंगलवार को जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन हालातों में लोग जाँच के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान का कहना था कि 8 तारीख को इन्होंने डेंगू से जुड़ी एलाइजा किट की डिमांड प्रदेश स्तर पर भेज दी थी, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किटों के पर्याप्त न होने के अब प्रमाण मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए 15 नई एलाइजा किटों की डिमांड प्रदेश स्तर के चिकित्सा विभाग कार्यालय को भेज दी गई है और जल्दी यह किटें अलवर अस्पताल पहुंच भी जाएंगी। गौरतलब रहे कि एक किट में तकरीबन 100 जांचें संभव हो पाती हैं और किटों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अलवर में मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर समय रहते सरकार व चिकित्सा विभाग को रोक लगाए जाने की बेहद आवश्यकता है। डेंगू के लिए हमारे पास एलाइजा किट पर्याप्त मात्रा में थे और 8 तारीख को हमने दोबारा से डिमांड दे दी थी और 8 ही किट 8 तारीख थे हमारे पास। लेकिन जिस स्पीड से जांचें हो रही हैं, तो उस स्पीड से अब की बार हमने जो है 15 किट की डिमांड्स दी है और एक किट में 96 जांचें होती हैं। तो आज शाम को ही ये किट आ रही है, जैसे अभी जयपुर में बात हुई है, उन्होंने कहा कि आपके पास आज शाम तक पहुंच जाएगी। और आज की बात तो बाकी हमारे पास एंटीजन टेस्ट चल ही रहा है, तो पहले से ही हो रहा है और उसके साथ साथ हम एलाइजा टेस्ट भी करते हैं। अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं व भिवाड़ी में बेकरी के ऊपर हुई फायरिंग को लेकर अब अलवर सांसद सरकार के खिलाफ पूर्ण अग्रेसिव मुद्रा में नजर आने लगे हैं, जिसके चलते राज्य में बढ़ते हुए अपराधों को लेकर अलवर से भाजपा सांसद बालकनाथ ने राजस्थान की तुलना तालिबान से कर दी है। साथ ही भाजपा सांसद बालकनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह विभाग है, इसके बावजूद राज्य में
में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा राजस्थान में तालिबान जैसे हालात हो रहे हैं। अलवर क्राइम का गढ़ बन चुका है। यहाँ एक विशेष समुदाय के अत्याचार की वजह से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहा है और बदमाशों के आतंक के चलते उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। साथ ही बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों द्वारा हर वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं भिवाड़ी बेकरी फायरिंग कांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में अपराधी जिस तरह हथियार लहराते हुए बदमाश बंदूक चलाते दिख रहे हैं, वह राजस्थान में भी तालिबान जैसा नजारा दिखाने से कम नहीं है। सांसद बालकनाथ के अनुसार भिवाड़ी में गोलीकांड की पहली घटना नहीं है। आए दिन गोलाबारी, हत्या, लूट की घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस बदमाशों को संरक्षण दे रही है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद का प्रदेश की कांग्रेस गहलोत सरकार पर आरोप था कि मौजूदा सरकार जनता के वोट को लेकर उनकी सुरक्षा करने के दायित्व को भूल चुकी है और सिर्फ अपने महिमा मंडन में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा भिवाड़ी गोलीकांड में अपराधी यदि पकड़े नहीं जाते तो आगामी दिनों में वे सरकार के खिलाफ जनता को साथ लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे और राजस्थान प्रदेश को तालिबान नहीं बनने देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाया कि अपराधियों को सत्ता पक्ष से जुड़े नेता संरक्षण भी दे रहे हैं। और जो देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है राजस्थान में क्या चल रहा है? देखो, भिवाड़ी में और अलवर में तो विशेषकर है ही है और ऐसे हालात पूरे राजस्थान में ही हैं। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से घटनाएं, अपराध की घटनाएं निरंतर प्रगति पर है और अपराध तभी बढ़ता है जब शासन में बैठी हमारे जो शासनकर्ता हैं उनका प्रशासन के ऊपर एक नियंत्रण नहीं हो या अपराधियों को संरक्षण वो लोग देते हो। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार के जो भी नेतागण हैं वो अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थान पर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तभी जाकर अपराधियों में इतना हौसला है, इतनी उनमें एक तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो सरेआम बाजार के अंदर हत्याएं करते हैं, सरेआम लूट को छोट करते हैं, सरेआम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सरेआम कत्ल करते हैं। और ऐसी घटनाएं अलवर में काफ़ी हुई हैं पिछले 2.5 सालों में। जबरन जो है कि किसी की खुद की ज़मीन, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में सारी ज़मीन अगले के नाम पर, लेकिन फिर भी कुछ एक संप्रदाय विशेष के लोग आकर उसको खेत में ही मार जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से रामगढ़ के अंदर रेप की घटनाएं हुई हैं, सरेआम दिन दहाड़े आते हैं, रात को आते हैं और रेप करके चले जाते हैं। जब पिता शिकायत करने जाते हैं तो पिता को भी इस तरह से प्रताड़ित किया था कि उसको भी आत्महत्या करनी पड़ती है। सरेआम गोकसी का मामला चलता है। सरेआम जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म पलायन, जो एक हमारे हिंदू भाई बहनों का पलायन हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान की रिपोर्ट कह रही है। जिस प्रकार से अपराध के अंदर इन 2.5 सालों में राजस्थान ने एक लंबी छलांग लगाई है अपराधों की वृद्धि के अंदर, ये नेशनल डाटा कह रहा है कि राजस्थान में कितने अपराध बढ़े हैं। और जिस प्रकार का तांडव अपराधी इस समय राजस्थान की इस धरा पर कर रहे हैं, तो उससे तो यही प्रतीत होता है जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान के लोग, तालिबान संगठन के लोग वहाँ पर सरेआम अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी सरेआम पिटाई करते हैं, सरेआम हत्याएं करते हैं, हेलीकॉप्टर से लटकाकर लोगों को फांसी दी जाती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से। तो ऐसी स्थिति आज राजस्थान में देखने को मिल रही है। वीडियो के माध्यम से सबने देखा है, मैंने थोड़ी देखा है, सबने देखा है कि जिस प्रकार से 4-5 लोग आते हैं, सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम वहाँ पर उपद्रव करते हैं और वो निकल जाते हैं। यही स्थिति तो अफगानिस्तान में देख रही जा रही है। वैसा ही वीडियो यहाँ दिख रहा है, वैसा ही वीडियो वहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार से भरतपुर में पीछे देखा होगा कि हमारी सांसद के ऊपर हमला होता है, उसका भी कुछ अभी तक कोई अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं। उसके साथ साथ में एक डॉक्टर दंपति को मारा जाता है, सरेआम मारा गया है। आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर अलवर नगर परिषद में कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत पट्टे करवाए जाने को लेकर संबंधित आवेदन से जुड़े फॉर्म वितरण का कार्य मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में शुरू हो चुका है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पट्टे लेने से जुड़े लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचते देखे गए। वहीं इस दौरान कई कॉलोनियों में जंगलात व पहाड़ी क्षेत्र अंतर्गत कुछ मकान होने के चलते आ रही
समस्याओं को लेकर बहिन संबंधित पार्षद अपनी बात रखते मिले। साथ ही इस दौरान निर्दलीय पार्षद ने पहली बार पट्टे आवेदन से जुड़े फार्मों के शुल्क लिए जाने को लेकर भी विरोध जताया। साथ ही पार्षद इस तरह गरीबों से पट्टे के नाम पर आवेदन शुल्क लिए जाने को सरकार का रवैया गलत भी घोषित किया। वहीं इस दौरान पार्षदों का कहना था कि पूर्व पट्टे को लेकर नगर परिषद में जो तकरीबन 2000 आवेदन आज तक पेंडिंग है, उन्हें अब तक नगर परिषद प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया है। अब इस अभियान के नाम पर नया कार्य सरकार और कर रही है। ऐसे में 3 साल पुराने आवेदन पत्रों से जुड़े पट्टों का निस्तारण करने की पहले आवश्यकता है, उसके बाद नवीन आवेदन संबंधित विभाग को लेने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना था, सरकार के प्रयासों के तहत यह सारे कार्य किए जा रहे हैं और पट्टों के आवेदन पर जिस तरह की भी समस्याएं आवेदनकर्ता को आएंगी, उसके निस्तारण को लेकर सरकार द्वारा इस बार नगर मित्रों का सहयोग लिया जा रहा है, जो आवेदनकर्ता को सरकार द्वारा तय निश्चित राशि के अनुसार शुल्क देकर पट्टों से संबंधित फाइल को भरने में उनकी मदद करेंगे। वहीं पट्टे से जुड़े फार्मों पर संबंधित यूडीएच मिनिस्टर धारीवाल व मुख्यमंत्री गहलोत की फोटो लगाए जाने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते नगर परिषद आयुक्त इन सवालों से बचते नजर आए। इसके जो लोगों के द्वारा फार्म भरे जाने हैं या पट्टों को कार्रवाई के लिए जो की जानी है, राज्य सरकार द्वारा नगर मित्रों का चयन किया गया है। नगर मित्र जो आम आवेदक है, आवेदकों से फार्म लेकर के पूरी प्रोसेस, उनसे डॉक्यूमेंट्स लेना, उनके ब्लूप्रिंट बनाना, उनके द्वारा पूरे के पूरे फार्म ऑनलाइन ही जमा करवाए जाएंगे और ऑनलाइन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात में जो पट्टे हैं वो नगर मित्र के मार्फत ही घर द्वारा दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा शुल्कों का निर्धारण किया गया है। इसमें फार्म भरने का और लेआउट, जैसे लेआउट प्लान बनाने के इनके लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित है। पत्रावली का जैसे लगभग 1500 रुपये से लेकर के इसमें, और अगर किसी पूरी कॉलोनी का लेआउट ये बनाना है तो 25,000 तक का शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अलवर नगर परिषद में कितने इस तरह के नगर मित्र हैं? अलवर नगर परिषद में जो राज्य सरकार द्वारा 12 नगर मित्रों का चयन किया गया है, जो अलवर एनसीआर रीजन में है, जिसमें अलवर शहर को भी उन्होंने लिया है। हम अभी उनसे संपर्क कर रहे हैं, जल्द ही उनको यहाँ कैंपों में बिठाने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को फार्म भरने की सुविधा मिल सके। सर, मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद पति अमर सिंह जाटो हूँ। हमारे वार्ड नंबर 4 में एक लड्डू खास की बस्ती है और दीवान जी का बाग है। अब लड्डू खास की बस्ती पहाड़ की तलेटी में बसी होने के कारण इस बस्ती के लिए कोई समाधान नहीं, वो यहीं से रिपोर्ट करके कह देते हैं। आई बार जो भी कैंप लगता है, जब भी वसुंधरा का टाइम भी लगा था, मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत का टाइम भी, कहने का मतलब अफसरों का यही है कि आप तो उसमें हो पहाड़ की तलेटी में, जबकि हम 40-40 साल से पहले से वहाँ से रह रहे हैं। कुछ लोगों को पूर्व में पट्टे जारी हो चुके हैं और उसमें यहीं से रिपोर्ट करके ये कह देते हैं कि साहब आप तो जंगलात में हो, वक्फ बोर्ड की जमीन में हो। तो अब ये लोग बाग वो पट्टे के लिए कहाँ पर जाएं? पट्टे के लिए लोग बाग परेशान हैं और इनका मतलब एक मूल पत्र नहीं बन पा रही है, इसलिए लोग बाग परेशान है। वार्ड के सारे नागरिक यहाँ पर आए हैं, पर इनको क्या भ्रमित किया जा रहा है। अब पट्टे के लिए क्या है कि जब ये 40 साल से रह रहे हैं, 30 साल के डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, तो फिर इस विषय में इनको होना नहीं चाहिए, या फिर पटवारी जाकर और वहाँ एक निशान लगाए कि इससे आगे तो जंगलात का विभाग है, इससे नीचे हम पट्टा दे देंगे। तो ये लोग बाग भ्रमित ना हों, खाली पीली में हजार रुपये फार्म के लगेंगे, है ना। सरकार हमारी है कांग्रेस पार्टी की, पार्षद है कांग्रेस कम, पर हम इनको समझ नहीं पा रहे। लोग बाग नुकरा तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पट्टे पे कोई फोटो नहीं लगेगा। सिर्फ ये तो क्या है कि फार्म पे तो है कि भाई सरकार जो काम कराती है तो एक फार्म पे दे रही है फोटो, नहीं बाकी वसुंधरा जी किस तरह ये फोटो नहीं देंगे पट्टे पे, मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ। पर लेकिन मेरे वार्ड और ऐसा क्या कि अलवर शहर में जहाँ भी ये समस्या आ रही है कि पट्टा अगर ये देने चाहते हैं यहाँ के अफसर नगर परिषद और यूआईटी के, तो ये दें, नहीं अन्यथा ये बेकार है, इनको भ्रमित नहीं करें। पहला तो ये है कि आवेदन शुल्क जो हमेशा स्टेट ग्रांट पट्टों का नगर परिषद द्वारा निःशुल्क हुआ करता था, उसका आज शुल्क रख दिया गया है। उसमें 2 तरह की पत्रावली दी गई हैं, एक 10 रुपये का, एक 50 रुपये का फॉर्म है, जबकि और उसके अंदर एक शर्त और रख दी गई है ब्लूप्रिंट नक्शे की। अब कोई गरीब व्यक्ति जो पट्टा के लिए पत्रावली नगर परिषद, जबकि निःशुल्क पट्टा दिया करते थे, पर नगर परिषद स्टेट ग्रांट 1 रुपये में पट्टा दिया करते थे, उसका आज अगर मान लो पत्रावली तैयार करने में ही उसको
प्रार्थी को 1000 से 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे उसके, क्योंकि करीबन आज ब्लू प्रिंट नक्शा 3 को भी बनवाओ 1000 रुपये तो नक्शे वाला घर जाके लेगा उसका, तो वो शुल्क जनता को वहन करना पड़ेगा। जबकि पूर्व में जो पुरानी पत्रावलियाँ लगी पड़ी हैं उनका ही निस्तारण करते पहले। आज जो जैसे पट्टे का जो प्रथम दिवस था आज प्रशासन सेवा अभियान का, इसमें इनको जो पूर्व में जो पत्रावली 3 साल पहले के जो आवेदन पत्र पब्लिक ने लगा रखे हैं, जिनको स्टेट ग्रांट समिति के अंदर पारित करना था एम्पायर कमेटी के अंदर, उस एम्पायर कमेटी गठित करा के और वो जो पूर्व की जो पत्रावली है उनका निस्तारण करके उन पट्टों का आज वितरण करते, उसके बाद कैंप का आयोजन करते। कितने लगभग पट्टे होंगे जो अभी तक इस तरह के हालत? करीबन 2000 पत्रावलियां हैं जो आज से पहले जमा हुई हैं। 2018-17 में कैंप लगे थे, उस टाइम की सारी पत्रावलियां पेंडिंग पड़ी। सदर थाना पुलिस ने जटियारा गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध खनन के पत्थरों से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी महेश शर्मा ने बताया कि अवैध खनन रोकने को लेकर रेंज आईजी जयपुर व पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के दिशा निर्देश अनुसार एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस टीम का प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित सिंह को लगा रखा है। बुधवार सुबह सूचना मिली कि जटियाना गांव में अवैध खनन हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मौके से पत्थरों से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है और इस मामले में मजलिस और लियाकत को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन के खिलाफ श्रीमान रेंज आईजी साहब, श्रीमान एसपी साहब के दिशा निर्देशों की पालना में एसआईटी टीम गठित की हुई है, जिसके प्रभारी श्रीमान सीओ साहब ग्रामीण हैं। श्रीमान द्वारा फरमाए गए निर्देशों की पालना में जटियाना गांव में अवैध खनन की सूचना मिलने पर अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग ट्रैक्टर में ट्रॉली के में खनिज चेजा पत्थर के जब्त किए गए, जिन पर पृथक से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। आरोपी पकड़ेंगे। इसमें एक मजलिस सन ऑफ अशरफ और दूसरा लियाकत सन ऑफ जस्सू निवासी जटियाना को गिरफ्तार किया गया। अलवर आरआर कॉलेज के मैदान को खोलने के लिए छात्रों ने आरआर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि ऋषभ सक्सेना ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा आर्मी भर्ती निकाली गई है। छात्रों को दौड़ लगाने एवं प्रैक्टिस करने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है। कुछ दिन पूर्व इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी छात्रों का प्रतिबंध लगा दिया। कॉलेज प्रशासन के द्वारा आरआर कॉलेज के मैदान पर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए गांव से शहर की ओर आते हैं। छात्र इस समय सड़कों पर आर्मी की भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, जिससे तेज गति से आ रहे वाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए कॉलेज प्रशासन से आग्रह है कि छात्रों के लिए मैदान खोले जाएं। आरआर कॉलेज के मैदान को छात्रों के लिए खुलवाने के लिए आरआर कॉलेज के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा टीम गठित करी गई थी स्पोर्ट्स बोर्ड की, जिन्होंने अभी अपना ये आरआर का जो ग्राउंड है, बच्चों को जो भर्ती वाले तैयारी कर रहे थे उनके लिए बंद कर दिया गया था। पिछले कुछ दिनों पहले अपने यहाँ पर स्टेडियम बंद कर दिया गया था, जिससे बच्चों का इर्द गिर्द सारे बच्चे इधर उधर हो गए थे। एक लास्ट जरिया था जिसपे आरआर कॉलेज ग्राउंड था जो अपना, इसको भी अभी कॉलेज प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। जो भर्ती वाले बच्चे हैं वो रोड पे उतर गए हैं। उतर करके उनका अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को अपने भिवाड़ी में एक बच्चे की अज्ञात वाहन से टक्कर से मौत हो गई। तो इसके लिए हमने आज प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए और बच्चों आने वाली भर्ती तक इसको खोला जाए। और उनसे मांग की कि बच्चों को अगर कोई दिक्कत है उनसे तो उनके लिए पास बनाया जाए, जो भी चार्ज है उनका वो बनाया जाए, पर इनके लिए खोला जाए आगामी भर्ती तक। क्योंकि जो बच्चे किराए पे रह रहे हैं, गांव से आके रह रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इस वजह से आज प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया।